चलिए स्टूडेंट्स, अब वही पिछले वाले लेक्चर यानी शक्ति हम लोग डिस्कस कर रहे थे, शक्ति की अवधारणा, उसी में अब आगे बढ़ते हैं। मेंस का टॉपिक है एमपीपीएससी। चलिए, तो राष्ट्रीय शक्ति को हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि राष्ट्रीय शक्ति होती क्या है, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व क्या है और राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं और महत्व भी हम लोगों ने देख लिया था। अब उसी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार या राष्ट्रीय शक्ति के आयाम ये किस किस तरह के होंगे? तो देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के आयाम 3 आयाम होंगे: सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। अब सैन्य शक्ति तो अपन जानते ही हैं कि किसी भी देश की जो राष्ट्रीय शक्ति है उसकी प्राथमिकता होती है सैन्य शक्ति। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सेना। और सेना कैसी होनी चाहिए? अच्छे आधुनिक हथियारों से लैस होनी चाहिए, नवीन प्रौद्योगिकी का अधिकतम यूज होना चाहिए, सेना का आकार बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार की सैन्य शक्ति अगर होगी तो ये राष्ट्रीय शक्ति और सुदृढ़ हो जाएगी। अब है आर्थिक शक्ति। तो आर्थिक शक्ति तो जानते हैं, आर्थिक शक्ति अगर मजबूत होगी तो ही हम लोग सैन्य शक्ति में मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि आर्थिक शक्ति ही हमें धन उपलब्ध कराएगी बाकी शक्तियों में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो आर्थिक शक्ति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा जो आयाम या प्रकार है वो है आर्थिक शक्ति। इसके लिए आर्थिक विकास ही जो रहेगा, दुनिया भर की चीजें। बाकी फिर अगला है मनोवैज्ञानिक शक्ति। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक शक्ति का क्या मतलब है कि कोई भी जो राष्ट्र है उस राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय छवि कैसी है, इस छवि से भी राष्ट्र की शक्ति निर्धारित होगी। अब ये छवि राष्ट्र बनाएगा कैसे अपनी छवि? तो ये राष्ट्र अपनी छवि बनाएगा एक अच्छे प्रचार के माध्यम से, उसके अलावा विभिन्न राष्ट्रों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान करेगा, है ना, कूटनीतिक पहल करेगा। इस प्रकार से राष्ट्र जो है वो अपनी अंतरराष्ट्रीय अच्छी छवि बनाएगा, जो उसको वैश्विक स्तर पे एक राष्ट्रीय पहचान उसको मिलेगी और राष्ट्रीय शक्ति उसकी उभर के आएगी। तो ये 3 आयाम हैं: सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। अब देखते हैं शक्ति के प्रयोग करने की विधियां। शक्ति तो आ गई हमारे पास, अब इसको प्रयोग कैसे करना है? तो प्रयोग करने की विधियों में नंबर 1 पे है अनुनय, परसुएशन बोलते हैं इसको। अनुनय विनय मतलब यहाँ पे क्या करेगा, कोई राष्ट्रीय जो शक्ति संपन्न देश है, किसी भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर रहा हूँ, किन्हीं 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में कोई विवाद चल रहा है या कोई समस्या है, तो वहां पे अनुनय का मतलब होता है कि उनको एक जो उचित विचारधारा है उसके अनुरूप उनमें परिवर्तन लाना, ये अनुनय होगा। लेकिन किस माध्यम से? मनाने के माध्यम से, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे वार्ता करके, इस प्रकार से उनको मनाना है। जो भी आपकी वांछित विचारधारा है उसके अनुरूप उनका व्यवहार को बदलने के लिए पहली जो टेक्निक है, फर्स्ट स्टेप भी है ये कि सबसे पहले तो किसी की बात ही करना चाहिए। तो पहले अपन बात करेंगे और बात के माध्यम से उसको राजी करेंगे कि आप लोग ऐसा ऐसा काम करिए जो सभी के लिए उचित हो। अगली चीज है पुरस्कार, रिवार्ड देना। अब ये भी अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने हित में लाने के लिए या अपने पक्ष में लाने के लिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरीका है पुरस्कार। पुरस्कार कैसा होता है? पुरस्कार देखिए भौतिक भी हो सकता है, इसके अलावा कई प्रकार के सम्मान होते हैं। जैसे देखा होगा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके पास कई देशों के सर्वोच्च सम्मान दिए गए हैं। तो ये कारण क्या है? ये कारण यही है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने अच्छे बनाना चाह रहे हैं या भारत को अपने पक्ष में लाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार के पुरस्कार, इसमें अनुदान भी हो सकता है, आर्थिक अनुदान कई देश देते हैं, जैसे अमेरिका देता था पहले पाकिस्तान को, या चाइना अभी देता है नॉर्थ कोरिया को। इस तरह के अनुदान, ठीक है, ताकि वो अपने पक्ष में बने रहें। इस प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। ये अगली चीज है सजा देना। जब इन दोनों से बात नहीं बनेगी तब सजा देना जाएगा। तो इसमें सजा में कौन से प्रावधान है? सजा में युद्ध करना नहीं है। सजा में क्या है? जैसे कोई पुरस्कार आप देने वाले हैं तो उससे इनकार कर देना। जो आप अनुदान देते चले आए थे या फिर देने का वादा किया था
उसको रोक देना, उस देश से व्यापारिक संबंध खत्म कर लेना, आर्थिक संबंध खत्म कर देना, आयात निर्यात वाली जो गतिविधियां हैं उसको सीमित कर देना या पूर्णतः बंद कर देना, इस तरह की सारी गतिविधियां जो हैं ये सजा के अंतर्गत आएंगी। हालांकि वर्तमान में अब इस तरह सजा का प्रयोग किया नहीं जाता है, सजा की केवल धमकी दी जाती है कि हम ऐसा कर देंगे और इसी से लगभग काम हो जाता है। और सजा का सबसे जो प्रभावी तरीका है वो यही है कि वास्तविक सजा दिए बिना ही अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाए, कि अगले व्यक्ति को सजा देनी भी ना पड़े, केवल धमकी दें अपन और अपना काम भी हो जाए। क्योंकि अगर सजा दे ही देंगे अगले व्यक्ति को या अगले राष्ट्र को, तो उसमें फिर बदले की भावना आ जाएगी और वो भी मौके की तलाश करेगा और फिर बदला लेने आएगा कभी ना कभी बड़ा होके। तो इसलिए सजा ऐसा करना है। लास्ट है, जब तीनों से बात नहीं बन रही है तो फिर बल प्रयोग है। बल प्रयोग में सीधी सी बात है सैन्य हमला, या जिसको कह सकते हैं हम लोग हिंसा का प्रयोग। ये तब किया जाता है कि जब तीनों से बात न बने या फिर हमारे ऊपर ही कोई अटैक कर दिया है, तब फिर इस चीज से राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये 4 विधियां हैं, प्रमुख विधियां किस चीज की, राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग की विधियां। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति पर सीमाएं। राष्ट्रीय शक्ति बहुत बढ़ गई है तो कोई भी निरंकुश हो सकता है, कोई भी राष्ट्र, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सीमाएं भी होनी चाहिए, ताकि वो ऐसा ना करे, राष्ट्रीय सीमा का उतना ही प्रयोग करे जिससे उसके जो पर्सनल हित हैं वो साध्य होते रहे, उनमें कोई दिक्कत ना आए, वो इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो। लेकिन अगर वो दूसरों के हितों को प्रभावित करने लगेगा तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकलीफ होगी, इससे समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भी देश की या प्रत्येक राष्ट्र की शक्तियों पे कुछ ना कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। अब देखिए वो सीमाएं क्या क्या है। तो राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएं या राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने के लिए नियंत्रण क्या क्या है। पहली चीज है शक्ति का संतुलन, शक्ति संतुलन। अब शक्ति संतुलन से क्या तात्पर्य है? शक्ति संतुलन मतलब कोई भी एक देश बहुत शक्तिशाली और कोई एक बहुत कम शक्तिशाली, तो ये संतुलन नहीं है। संतुलन मतलब दोनों बराबर या आसपास हो लगभग। क्यों? क्योंकि अगर एक बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, एक बहुत नीचे बहुत ही कमजोर है, तो इसकी प्रवृत्ति हमेशा ये रहेगी कि ये इसको दबाए, या ये इसको नहीं भी दबा रहा है तो इसमें एक डर का माहौल है ना, भयभीत है बेचारा ये कि हो सकता है आज तो नहीं डरा रहा है, कल कुछ कर सकता है, परसों कुछ कर सकता है। तो शक्ति संतुलन का मतलब है कि कोई भी देशों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा हो वो लगभग संतुलन हो या आसपास ही हो, कि बराबर ही शक्तिशाली एक दूसरे बराबर रहेंगे तो कोई किसी को नहीं धमकाएगा। एक धमकाएगा तो दूसरा बोल देगा तू करके तो देख, मैं बताता हूँ, ये वाली स्थिति आ जाएगी। तो शक्ति संतुलन इसको देखेंगे भी, अमेरिका अक्सर यूज करता है। जैसे देखेगा वो कि एशिया में कुछ गड़बड़ हो रहा है, भारत बढ़ रहा है आगे, तो पहले पाकिस्तान को फंडिंग देता था कि तुम भी परमाणु हथियार बनाओ, तुम भी कोई दिक्कत हो तो निपट लेना। वो एक तरह से यूज कर रहा है किस चीज से, कि भारत उनका यूज भी कर रहा है, अपने हथियार भी बेच रहा है, लेकिन एक तरह से शक्ति संतुलन भी कायम कर रहा है कि कोई एक देश बहुत उभर के ना आ जाए कि फिर तकलीफ हो जाए बाकियों को, या बाकियों के लिए डर का माहौल हो जाए। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग कि बाकी देश जैसे रशिया को देखेंगे, वो भी कई लोगों को इस तरह से करता है। और अगर देखेंगे तो चाइना भी कर रहा है ये, ठीक है। तो इसके आजकल जो शक्ति संतुलन का जो मूल उद्देश्य रह गया है वो वैश्विक स्तर पे कम रह गया है, क्षेत्रीय स्तरों पर रह गया है। जो क्षेत्रीय स्तर पे कैसा कि लोग अपने राष्ट्र के हितों को साधने के लिए या भय के माहौल से बचने के लिए, सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए शक्ति संतुलन करते हैं। जैसे जब हमने दोबारा जब परमाणु परीक्षण किया था तो हमने ये बोला था कि हम लोग शक्ति संतुलन कर रहे हैं क्योंकि चाइना बहुत आगे बढ़ता जा रहा है शक्ति में, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए अगली चीज है फिर अंतरराष्ट्रीय कानून। तो बहुत सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए जाते हैं जिसमें सभी जो सदस्य देश हैं या संयुक्त राष्ट्र के देश या इस तरह के कानूनों पर हस्ताक्षर करने वाले जो देश हैं उनमें सामूहिक एक सहमति ली जाती है, हस्ताक्षर किया जाता है कि इस प्रकार के आप लोग कानून का
पालन करेंगे। इन कानूनों में कुछ नहीं होता है, कुल मिला के एक नैतिक आचार संहिता रहती है कि आप शांति की, सुरक्षा की, हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे, किसी के पर्सनल मैटर में जबरदस्ती नहीं घुसेंगे, है ना, वैश्विक शांति को बनाए रखने का प्रयास करेंगे, मानव अधिकारों का संरक्षण करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। इस तरह की चीजें, इस तरह के बहुत सारे कानून होंगे जो किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति पर थोड़ी सी सीमा या नियंत्रण लगाएंगे। फिर अगली चीज है वैश्विक जनमत। वैश्विक जनमत के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? बहुत सारे जन आंदोलन, है ना। अब ये जन आंदोलन कैसे? जैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले जन आंदोलन, या वैश्विक शांति आंदोलन, या अहिंसा के विरुद्ध आंदोलन, या मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आंदोलन, या महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए आंदोलन। इस प्रकार के जो बड़े बड़े वैश्विक आंदोलन होते हैं वो किसी भी राष्ट्र पे थोड़ा दबाव बनाते हैं कि वो अपनी अनैतिक गतिविधियां या अनुचित गतिविधियां जिसके विरुद्ध ये आंदोलन चल रहे हैं उसको रोक दे। क्यों? क्योंकि एक नैतिक दबाव तो बनता ही बनता है, तो नैतिक दबाव बनाने में इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगली चीज है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें तो यूएन आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सबसे महत्वपूर्ण है ना। इसी प्रकार से यूनेस्को है, यूनिसेफ है, कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय संगठन होते हैं जो अपने सदस्यों पे कुछ कुछ नियंत्रण लगाते हैं, कुछ कुछ बातें करते हैं, उसमें समझौते होते हैं, संधियां होती हैं कि इस प्रकार से आपको काम करना है, आपको क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए काम करना है, या फिर इसी को वैश्विक भी बोल सकते हैं कि वैश्विक स्थिरता या वैश्विक शांति के लिए काम करना है। वही सारी बातें मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, इस तरह के कुछ नैतिक इनके निर्देश होते हैं जिनको ये सदस्य देश मानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ये भूमिका है। फिर अगली चीज है सामूहिक सुरक्षा। ये सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या है? देखिए, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत जो है उसका मानना यह है कि एक की सुरक्षा मतलब सबकी सुरक्षा। ये कैसे? जैसे कभी सुने होंगे कि अगर आपके पड़ोसी पे कोई विपत्ति आती है और आप शांत रहते हैं तो अगला नंबर आपका है। वही फंडा ये लागू करते हैं सामूहिक सुरक्षा की। अगर किसी राष्ट्र पे कोई और राष्ट्र हमला कर रहा है या किसी उसके अधिकारों का अतिक्रमण करना चाह रहा है या अनुचित कार्यवाही कर रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर बाकी लोग अगर चुप हैं तो अगला नंबर उनका होगा। इसलिए क्या होगा? सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कि राष्ट्र क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, कई राष्ट्र अपना संगठन बना लेंगे, और जब भी उनमें से किसी भी राष्ट्र के ऊपर कोई अन्य राष्ट्र कोई दबाव बनाता है या अनैतिक गतिविधि, अनुचित कार्यवाही करता है, तो ये सभी राष्ट्र एक साथ होकर उस पर कार्यवाही करेंगे। तो इस तरह के संगठन होने से होगा क्या? सामूहिक सुरक्षा की भावना सुनिश्चित होगी, और इस प्रकार के राष्ट्र जो साम्राज्यवादी हैं या अपना दबाव बनाना चाहते हैं, वो लोग इस तरह की गतिविधि नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है कि वो देश जो है वो एक संगठन का सदस्य है, और उस देश को अगर मैं छेड़ता हूं तो बाकी के उसके संगठन के सभी जो सदस्य हैं वो आके मेरे ऊपर कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये चीज है। और अंतिम चीज है निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण। देखिए, ये दोनों ही चीज अलग अलग है। निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्र का त्याग। अगर किसी राष्ट्र का निशस्त्रीकरण कराया जाता है तो इसका मतलब होता है कि आज तक आपने जितने भी हथियार, जितनी भी आयुध सामग्रियां बनाई हैं, उन सभी को नष्ट कर दीजिए। ये होता है निशस्त्रीकरण। और दूसरी चीज होता है शस्त्र नियंत्रण, मतलब पूरी तरीके से नष्ट नहीं करना है, लेकिन जो विश्व में अंधी दौड़ चल रही है हथियारों की, आयुध सामग्रियों की, इस पे थोड़ा नियंत्रण लगाना है या एक निश्चित सीमा। इसके लिए क्या होगा? शस्त्र नियंत्रण के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधि, समझौते किए जाते हैं, और इसको मानने वाले देशों को इसका पालन करना होता है। तो इस तरह के जो संधि समझौते होंगे उसके अनुसार अपनी एक जो सशस्त्र सेनाएं हैं या अपने हथियार हैं, उन पे सब पे एक निश्चित सीमा तक ही आप बढ़ा सकते हैं, उससे ऊपर आपको नहीं बढ़ाना है। तो ये हो गए आपके शक्ति की कुछ सीमाएं, है ना, कि राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ने से ताकि वो विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या न उत्पन्न करे, इसलिए उस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। तो ये टॉपिक हो गया आपका राष्ट्रीय शक्ति।